जब अभिनव उन लोगों की बातों को ध्यान से सुन रहा था, तब इधर चाहत भी उसे देख रही थी। चाहत भी अब अभिनव की तरह उन लोगों की बातें सुनने लगी थी। जब उसके कान में उनकी बातें पड़ी, तो वो धीरे से हंसते हुए बोली, क्या डेयरिंग है यार इन लोगों की। दिग्पाल की होटल में बैठकर टाइगर की बातें कर रहे हैं। या तो इन्हें शराब चढ़ गई है, या फिर सच में इनमें बहुत हिम्मत है। इतना कहकर चाहत फिर से अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गई थी, लेकिन अभिनव अभी भी उनकी बातें सुन रहा था। चाहत लगातार अभिनव को देखे जा रही थी। उसे ना जाने क्यों यह आभास हो रहा था कि अभिनव उससे कुछ तो छुपा रहा था। वो औरों की तरह अभिनव के कपड़े नहीं देख रही थी, बल्कि उसकी नजर उसके चेहरे पर थी। उसकी आंखें, उसके बाल और उसकी त्वचा देखकर चाहत को ऐसा लग रहा था कि अभिनव किसी बड़े परिवार का वारिस था और वो इस चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन चाहत ने इस बारे में उससे आगे बात नहीं की। टाइगर टाइगर सबसे बेस्ट है। इंडिया में तो क्या, आउट ऑफ इंडिया भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। दिग्पाल तो दूर दूर तक नहीं, जॉनी ने कहा। उसके मुंह से ये सुनते ही एक आदमी ने जॉनी के मुंह पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारा टाइगर को लेकर जो ये प्यार है ना, ये तुम्हारी जान ले लेगा प्यारे। जैसे ही दूर बैठे अभिनव ने ये सुना, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में तीसरे आदमी ने कहा, हाँ यार, ये जॉनी हमें मरवा देगा। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी अभिनव की नजर एक काले सूट पहने आदमी पर पड़ी। उसने आंखों पर चश्मा लगा रखा था और काफी देर से उन तीनों को देख रहा था। जैसे ही वो तीनों आदमी अपनी जगह से उठकर वहां से बाहर निकले, वो आदमी भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। जब वो अभिनव के बगल से निकला, तो अभिनव ने देखा कि उसके पास एक बंदूक थी। अभिनव को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि वो दिग्पाल का आदमी था। अभिनव को यह भी समझ में आ गया था कि कुछ ही देर में उन तीनों लड़कों के साथ यह आदमी क्या करने वाला था। अभिनव! जब अभिनव अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तभी चाहत ने चिल्लाते हुए कहा और उसे उसके ख्यालों से बाहर निकाल दिया। अभिनव ने उसे देखा और बोला, क्या क्या कह रही थी तुम मेरे दोस्त से झूठ बोल रहे हो। कौन सी दोस्त? अनन्या! चाहत ने जोर देते हुए कहा। अभिनव को एहसास हुआ कि उससे गड़बड़ हो गई थी। फिर भी उसने बात संभालने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों उससे झूठ बोलने लगा। और हाँ चाहत, मुझे अभी निकलना होगा। एक जरूरी मीटिंग है, मुझे उसके लिए जाना है। और फिर तुम्हें तो पता ही है, मैं अनन्या का पति हूँ। अगर घर पहुंचने में जरा भी देर हो गई तो वो मेरी जान ले लेगी। वैसे भी वो मेरे ऊपर बहुत शक करती है। शक तुम्हारे ऊपर? वो तुम्हें पसंद तक नहीं करती, उसके दिमाग में तुम्हारा ख्याल भी नहीं आता, तो फिर वो तुम्हारे ऊपर शक तो करने लगी। हाँ जानता हूँ, फिर भी अभी मुझे जाना होगा। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? चाहत ने अभिनव के सवाल के जवाब में हाँ में सिर हिलाया और फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए अपनी जगह से खड़ी होकर बोली, हम फिर कब मिलेंगे? जल्द ही। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया और चाहत के साथ होटल से बाहर आ गया। जब वो बाहर निकला, तो उसने देखा कि जॉनी और उसके साथी पीछे की तरफ भाग रहे थे। अभिनव को यह सब ठीक नहीं लग रहा था। उसने चाहत से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? अभिनव की आंखें आगे भी थी और पीछे भी। चाहत ने कहा, मुझे बस यही पास ही उतार दो, मुझे वहां एक छोटा सा काम है, मैं वहीं से निकल जाऊंगी। अभिनव ने राहत की सांस ली। चाहत उसका ज्यादा टाइम नहीं लेने वाली थी और वो लोग वहां से निकल गए। वहां पहुंचकर उसने तुरंत गाड़ी को रोका और दरवाजा खोल दिया। चाहत को समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतनी जल्दी क्या थी। अभिनव ने कहा, और हाँ, मेरे साथ लंच करने के लिए थैंक्स। ये बात उसके दिल से निकली थी। अगर चाहत उसे अपने साथ नहीं लाती, तो वो इन लोगों को भी नहीं देख पाता। चाहत ने भी मुस्कुराते हुए कहा, फिर मिलेंगे, और वो हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। उसके जाते ही अभिनव ने फिर से पीछे देखा। उसने पाया कि वो लोग काफी दूर निकल गए थे। उन तक पहुंचने के लिए उसे यू टर्न लेना था, लेकिन यू टर्न बहुत आगे था। ऐसे में अभिनव ने रिवर्स गियर डाला और गाड़ी को जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से पीछे की तरफ दौड़ाने लगा। वो अक्सर अपने पिता को गाड़ी ऐसे ही पीछे की तरफ दौड़ाते हुए देखता था। तब उसे समझ नहीं आता था कि उसके पिता ये क्या कर रहे हैं। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता उसे आज के लिए तैयार कर रहे थे। अभिनव पीछे चलता जा रहा था। आसपास से काफी सारी गाड़ियां निकलते जा रही थी। अभिनव बहुत ध्यान और तेजी के साथ उन लोगों की तरफ बढ़ता जा रहा था। इस बीच एक गाड़ी से वो टकराने ही वाला था कि इतने में उसने ब्रेक लगाया और गाड़ी को आधा घुमा दिया। साला पागल हो गया क्या? दूसरे आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। अभिनव ने बस अपना कान पकड़ लिया और फिर से गाड़ी को रिवर्स में ले जाने लगा। कुछ देर के बाद जब अंधेरा होने लगा, तब अभिनव की गाड़ी उन लोगों के पास जाकर खड़ी हो गई थी जो एक आदमी को घेर कर खड़े थे। उन लोगों के पास पहुंचकर अभिनव को पता चला कि वो लोग उस लड़के को मार रहे थे। रुको! इतने में अभिनव ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनकर सभी रुक गए और पलटकर देखने लगे। अभिनव एक कदम उनके पास आया और बोला, क्यों उस बेचारे को मार रहे हो? तुझसे मतलब है तभी तो यहाँ खड़ा हो। अगर जिंदगी में आगे भी खड़ा ही रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जा, वरना इसकी तरह लंबा कर दूंगा। एक हट्टे कट्टे से आदमी ने अभिनव को घूरते हुए देखा और कहा। यह सुन अभिनव को हंसी आ गई। उसने कहा, अरे ये लाइन तो मैं तुझे बोलने वाला था, तूने मेरी लाइन छुड़ाई। अब तो तू और ज्यादा मार खाएगा।
अभिनव के मुंह से ये बात सुनकर उन लोगों को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उन लोगों का लीडर आगे आया और बोला, यारे हीरो बन रहा है क्या है? जानता नहीं गुड़गांव में ये हीरोगिरी काम नहीं आती। चुपचाप चला जा, वरना बेकारी हमें एक की जगह दो कब्रें खोदनी पड़ेगी। अभिनव ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन लोगों की तरफ देख रहा था और उनकी गिनती कर रहा था। इतने में उसने एक लड़के से कहा, भाई जरा पीछे हो ना। हाँ। वो लड़का पीछे हटा तो आखिर में अभिनव ने अपनी गिनती पूरी कर कहा, हाँ, अब कब्रिस्तान वालों को फोन करके बोल दो कि वो 2 नहीं 20 कब्रें खोद कर रखे। 2 लोग 20 मुर्दों को गाड़ने आ रहे हैं। इस बात ने अभिनव के सामने हर एक आदमी के गुस्से को भड़का दिया था। इधर अभिनव भी अपनी मुट्ठी कसकर तैयार हो गया था। एक आदमी दौड़ते हुए अभिनव की तरफ आया और उसने अभिनव पर डंडे से वार करने की कोशिश की, लेकिन अभिनव ने उसका डंडा पकड़ा और उसके पेट में मार दिया। लड़का नीचे गिर पड़ा। पकड़ो साले को, लीडर ने चिल्लाते हुए कहा और उसके बाकी आदमी भी एक के बाद एक अभिनव पर टूट पड़े। अभिनव भी उनका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वो किसी का सिर दीवार से फोड़ रहा था तो किसी के पेट में अपना घुटना मार रहा था। उसने एक आदमी की पसलियों को उसी के डंडे से तोड़ा और फिर एक आदमी की गर्दन को दबोचकर उसे सड़क के उस पार फेंक दिया। देखते ही देखते अभिनव ने समा और समय दोनों बदल दिए। वो लड़का जॉनी, जो अभी तक उन लोगों से मार खा रहा था और जिसे लग रहा था कि अब उसके जिंदा बचने की कोई संभावना नहीं है, वो खुद अभिनव का ये रूप देख हैरान हो गया था। उसके लिए अभिनव भगवान से कम नहीं था। जब अभिनव ने उनके लीडर को भी मार मार कर अधभरा कर दिया तो वो दर्द के मारे कराहते हुए बोला, कौन हो तुम? अभिनव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था। वो आदमी जवाब जानने के लिए बेताब हुआ जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि अभिनव उसे कोई जवाब देता, वो खुद ही नीचे गिर गया था। उसकी आंखें बंद हो गई थी और उसने हिलना डुलना बंद कर दिया था। उसे इस हाल में देख अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इधर जॉनी का मुंह खुला का खुला रह गया था। उसने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई आदमी नहीं देखा था जो एक साथ इतने लोगों को चित कर सके। वो धीरे धीरे अभिनव की तरफ आगे बढ़ने लगा था। अभिनव ने देखा कि उसकी होंठ के पास से खून आ रहा था। उसकी आंख के नीचे काला गड्ढा हो गया था। उसके पैर में मोच थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। कुल मिलाकर उसकी हालत बहुत खराब थी। अगर अभिनव वक्त रहते वहां नहीं पहुंचता तो वो मर सकता था। उस लड़के ने अभिनव के पास आकर पूछा, कौन हो तुम और तुमने हमारी जान क्यों बचाई? जॉनी इस सवाल का जवाब जानने के लिए बेताब था। उसके दोस्त वही सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े थे। अभिनव ने उसे एक सेकंड के लिए देखा और बोला, मैं कौन हूं ये मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम ये किसी को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूं। जॉनी ने अभिनव की शर्त पर बिना सोचे हाँ में सिर हिला दिया। अभिनव ने उसकी जान बचाई थी। वो अभिनव के लिए अपने दिल में इतना छोटा सा राज तो रख ही सकता था। अभिनव उसके पास आया और उसे अपना कान पास लाने का इशारा किया। जॉनी अब अपना कान पास लेकर आया। अभिनव धीरे से उसके कान के पास झुका और बोला, मैं टाइगर हूं। और इतना कहकर वो 2 कदम पीछे हो गया। जॉनी ने जब ये बात सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो बिना पलक झपकाए अभिनव को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जो देख रहा था वो सपना है या हकीकत। अभिनव ने उसे इस बात को सीक्रेट रखने के बारे में याद दिलवाया और उसके बाद गाड़ी में बैठकर निकल गया। जॉनी अभी भी बिना पलक झपकाए अभिनव की गाड़ी को जाते हुए देख रहा था। कुछ देर के बाद अभिनव हरदेवपाल सिंह के घर आ गया था। इतने सारे लोगों को मारने के बाद अभिनव के हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। उसने गाड़ी पार्क की और एक गहरी सांस लेकर अंदर जाने लगा। वो बहुत धीरे धीरे और ध्यान से अंदर जा रहा था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हमें करना क्या चाहिए। मेरे हिसाब से हमें गौरव से कहना चाहिए कि वो अकरम से इस बारे में बात करे। अब तो वही हमारी मदद कर सकते हैं, राजीव ने कहा। जब अभिनव अंदर आ रहा था तब राजीव, शर्मिला और परिवार के बाकी लोग किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। वो सभी काफी चिंता में नजर आ रहे थे। जब तक हमें किंग कॉर्पोरेशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक हमारा काम नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है हमें फॉक्स ग्रीन होल्डिंग से सपोर्ट लेना चाहिए। शर्मिला ने भी अपनी तरफ से सुझाव देते हुए कहा, मम्मा अब कैसी बातें कर रही हो? ये दोनों कंपनी टाइगर चलाता है और हम जैसे लोग टाइगर से सीधा जाकर नहीं मिल सकते हैं। आज तक जब उसे किसी ने देखा ही नहीं तो हम कैसे उससे मिल पाएंगे? अनन्या ने कहा। यह सुनकर शर्मिला बोली, शायद चिराग इस काम में हमारी मदद कर सकता है। मैं काम करती हूँ, तुम्हारी और चिराग की शादी फिक्स करवा देती हूँ। वैसे भी इस अभिनव ने हमें दिया क्या है? ठीक इसी वक्त अभिनव घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे पूरी बात तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जितना उसने सुना उसे सुनकर उसे लगा कि अनन्या की कंपनी किसी बड़ी मुसीबत में फंसी हुई थी। हेलो, नमस्ते, अभिनव ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो भले ही कितना भी थका हुआ था, लेकिन वो इन लोगों को पता नहीं चलने देना चाहता था कि वो क्या करके आया है। जैसे ही अभिनव ने चहकते हुए नमस्ते किया तो शर्मिला, अनन्या और राजीव उसे देखने लगे। उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। अभिनव उनकी आंखें देख हैरान हो गया
अभिनव को यह तो नहीं लग रहा था कि वो लोग मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करेंगे, लेकिन आज जिस तरह का गुस्सा उनकी आंखों में नजर आ रहा था, उसे देखकर अभिनव को कुछ अजीब लग रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्यों सब लोग अभिनव से गुस्सा थे और किस परेशानी में फंसी थी अनन्या? क्या अभिनव उसकी परेशानी हल कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मैंने कहा नमस्ते एंड हेलो अनन्या। अभिनव ने दोबारा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, पर यह सुनते ही उन तीनों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ चुका था। शर्मिला ने उबलते हुए कहा, क्या सही टाइम पर आए हो? अभिनव ने यह सुनते ही अनन्या को देखा। वो ये पता करने की कोशिश कर रहा था कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन अनन्या ने भी एक गहरी सांस ली और अभिनव से नजर फेर ली। अभिनव से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? राजीव ने उसे एक पल को देखा और फिर टेबल पर रखा अपना फोन उठाया, उसमें कुछ खोला और आखिर में स्क्रीन अभिनव की तरफ घुमा दी। अभिनव पास आया और उसने राजू से फोन ले लिया। फिर उसने स्क्रीन पर जो देखा उसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था जिसमें अभिनव उस लड़के को होटल के अंदर बुरी तरह से पीट रहा था। अभिनव को यह देखते ही अंदर से बुरा लगा। अब उसे समझ आ गया था कि वो सभी अभिनव से खार खाकर क्यों बैठे थे। उसने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं समझा सकता हूँ। इतने में शर्मिला ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, क्या समझाओगे? कि तुम अपने खाने का बिल भी नहीं चुका पाए और इस चीज से बचने के लिए तुमने इस बेचारे के साथ मारपीट की? शर्मिला ने कहा। अभिनव अपनी तरफ से कुछ कहता, इतने में अनन्या आगे आई और बोली, आई कांट अंडरस्टैंड, तुम्हें इतनी महंगी जगह पर खाना खाने की जरूरत ही क्या थी? तुम तो घर से ये कहकर निकले थे ना कि तुम जॉब के लिए जा रहे हो। फिर अभिनव फंस गया। उसने वीडियो को दोबारा देखा। पूरे वीडियो में उसे चाहत कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। ये देख अभिनव की जान में जान आ गई। अगर उन लोगों को पता चलता कि अभिनव चाहत के साथ था तो उसके लिए जवाब देना और भी भारी हो जाता। वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिससे अनन्या और ज्यादा नाराज हो। हमने तुम्हें इसलिए तो अपने घर में जगह नहीं दी थी कि बाहर जाकर तुम हमारे परिवार की सरे बाजार इज्जत उछालो। जब बाकी दोनों महिलाओं ने अपनी बात कह दी तो राजीव से भी नहीं रहा गया और उसने भी अभिनव को सुनाना शुरू कर दिया। उसने आगे कहा, अनन्या का पति, इस घर का दामाद, पब्लिक में इतने बड़े होटल के अंदर ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? आप सभी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको सच पता नहीं है। आपने इस लड़के को मार खाते हुए तो देख लिया, लेकिन आप लोगों के मन में यह सवाल नहीं आया कि मैंने इसे मारा क्यों? यह आदमी मुझसे उल्टी सीधी बातें कर रहा था, मुझे अनाप शनाप बोले जा रहा था और मुझे नहीं, मेरे साथ। अचानक से अभिनव ये कहते कहते रुक गया। उसकी जुबान पर चाहत का नाम आने वाला था। तुम्हारे साथ कौन? अनन्या ने अभिनव की बात पकड़ते हुए पूछा और जवाब के लिए अभिनव की आंखों में देखने लगी। अभिनव चाहता था कि अनन्या अपनी नजर उससे दूर हटा ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही थी। जब अभिनव से जवाब नहीं दिया गया तो शर्मिला ने कहा, मुझे पता ही था, आवारा गली का गुंडा, छटा हुआ बदमाश है ये लड़का। पहले उस लड़के का सहारा लेकर तमाशा खड़ा किया, बिना बिल भरे होटल से भागा और यहाँ बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहा है। शेमलेस क्रीचर। राजीव, तुम सच में चाहते हो कि हमारी बेटी ऐसे आवारा सड़क छाप लड़के के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, जबकि अनन्या का हाथ मांगने के लिए एक से एक खानदानी लड़कों की लाइन लगी पड़ी है? शर्मिला ने जिस तरह से बात घुमाई उसे सुन राजीव हैरान हो गया। वो अभी अनन्या की शादी पर कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अभिनव को देखकर पूछा, ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया है, अब तुम क्या करोगे? आई एम सॉरी, लेकिन इस लड़के के साथ जो हुआ असल में इसके साथ वही होना चाहिए था। यह सुनते ही शर्मिला गुस्से में आग बबूला हो गई। वो गुस्से में अभिनव की तरफ बढ़ने लगी। उसका मन तो कर रहा था कि वो अभिनव को थप्पड़ मार दे, लेकिन अपने आप को रोकते उसने कहा, जब हम तुमसे तमीज से बात कर रहे हैं तो तुम भी तमीज से बात करो। परिवार की नाक कटाने के बाद कह रहे हो कि ये जो तुमने किया वो सही किया, और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे ऐसे बोलने से हम तुम्हें गले लगाएंगे, शाबाशी देंगे? ना तुम्हारे पास कोई नौकरी है, ना तुम इस परिवार की मदद करना चाहते हो, तो कम से कम भगवान के लिए ऐसा कुछ तो मत करो जिससे इस परिवार को नीचा देखना पड़े। शर्मिला, शांत हो जाओ। राजीव ने शर्मिला को रोकने की कोशिश की। नहीं राजीव, इस बार नहीं, मैं पापा जी से बात करके रहूंगी। ऐसा नहीं चलने वाला है। ये लड़का इस घर में जमाई बनकर तो क्या, नौकर बनकर भी नहीं टिक सकता। अच्छा हुआ कि दोनों की ऑफिशियल शादी नहीं हुई, वरना हम जिंदगी भर अपनी बच्ची को क्या मुंह दिखाते? तुम्हें क्या लगता है पापा मानेंगे? वो अपने फैसले से पीछे हटेंगे? हाँ, मैं मनाऊंगी उन्हें। मैं उन्हें बताऊंगी कि ये लड़का अनन्या के लिए सही नहीं है। अनन्या की शादी अगर किसी से होनी चाहिए तो वो है चिराग, सिर्फ चिराग। ये सुनती अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने शर्मिला को देखा और बोली, मम्मा, मैं चिराग से शादी करने के लिए कब एग्री हुई? तुम्हारे एग्री होने की मुझे जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पता है व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इसके साथ रहोगी तो जिंदगी भर तकलीफ ही तकलीफ देखोगी, और फिर तुम्हें अपनी कंपनी के लिए भी मदद चाहिए ना। चिराग के अलावा तुम्हारी कंपनी को फिर से खड़ा करने में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। इस पर अनन्या ने कहा, मम्मा ऐसा नहीं है,
मैं खुद अकरम सर से बात करूंगी, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं चिराग से शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो क्या तुम जिंदगी भर इस आदमी के साथ रहोगी? हाँ बताओ। शर्मिला ने पूछा। नहीं, मैं इन दोनों में से किसी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। अनन्या ने अकड़ के साथ जवाब दिया। तुम्हें अकरम की अकरम सर की मदद किस चीज के लिए चाहिए? अभिनव ने माँ और बेटी की बातों के बीच में आकर पूछा। शर्मिला क्या कह रही थी उससे अभिनव को मतलब नहीं था, लेकिन अकरम का नाम सुनकर वो समझ गया था कि वो अनन्या की मदद कर सकता है। जैसे अभिनव ने इतना कहा तो अनन्या और शर्मिला अभिनव को देखने लगे, लेकिन दोनों ने उसे जवाब नहीं दिया। इतने में राजीव बोला, अनन्या को अपनी कंपनी को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। इसके जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। अरे तुम क्यों ये सब इससे बताकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इस प्रॉब्लम में ये क्या कर लेगा? जाकर उन शेयर होल्डर्स की भी वैसी ही पिटाई करेगा जैसे उस लड़के की कर रहा था। शर्मिला ने अभिनव को और सुनाते हुए कहा और आगे बोली, तुम मेरी बेटी का पति बनकर ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हो। अगर इसने चिराग से शादी नहीं की तो मैं इसके लिए उससे भी बढ़िया लड़का लेकर आऊंगी, पर यू नेवर। इतना कहकर शर्मिला अपने कमरे में चली गई। राजू ने भी फोन उठाया और अंदर चला गया। उन दोनों के जाते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली और अनन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? एके लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है, लेकिन अकरम सर कभी इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि इसमें उनका कोई फायदा नहीं है। अनन्या ने ठंडे सुर में कहा। उसकी नजर में अभिनव इस दुनिया का आखिरी इंसान था जिससे वो इस बारे में बात करना चाहती हो। अभिनव ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अनन्या ने यह सुनते उसे ध्यान से देखा और बोली, तुमसे एक चीज शेयर करूं? आई हेट यू। और आज जो तुम करके आए हो ना, उसके बाद तो आई हेट यू अ लॉट। अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये मदद नाम का लॉलीपॉप मेरे हाथ में पकड़ाकर तुम मेरी नजर में सही साबित हो जाओगे तो तुम गलत हो। तुम अपने पैसों से एक सूट तो खरीद नहीं सकते, मेरी क्या मदद करोगे? फिर भी इफ यू वांट टू हेल्प मी देन प्लीज गेट आउट ऑफ माय लाइफ राइट नाउ। अनन्या मेरी बात तो सुनो। अगर एक बार और मेरा नाम लिया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। इतना कहकर अनन्या ने गुस्से में अपना फोन उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। अभिनव को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अनन्या को समझाए। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके उसके पीछे जाने लगा। उसने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम जिस प्रॉब्लम से डील कर रही हो उसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनते ही अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास करना बंद करो अभिनव, इनफ। तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अनन्या ट्रस्ट मी, आई हैव अ जॉब। मैं अकरम सर की कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, अभिनव ने आखिर में कहा। यह सुनते ही अनन्या को हंसी आ गई और वो बोली, अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी पोजीशन परमानेंट है? हो सकता है कि आज अकरम सर तुम्हारे ऊपर तरस खा रहे हो, लेकिन कल वो तुम्हें लात मारकर बाहर भी कर सकते हैं। तुम और तुम्हारे जैसे हजारों लोग उसके लिए कुछ भी नहीं है, समझे? कुछ भी नहीं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते, अभिनव ने गंभीर आवाज में कहा। यह सुनते ही अनन्या ने खींचते हुए गहरी सांस ली और बोली, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मैं तुम्हारे साथ फंस गई। तुम उस दिन मेरे कमरे में आए कैसे थे? तुम्हें मेरी ही जिंदगी मिली थी बर्बाद करने के लिए। लंबी लंबी फेंकना बंद कर दो। जिसे न अपने घर अपने परिवार के बारे में कुछ पता हो वो क्या मेरी मदद करेगा? और सीरियसली तुम अकरम सर से बात करोगे? तुम लाइक सीरियसली? जाओ और एक बार आईने में अपना चेहरा देखो। इतना लताड़ने के बाद अनन्या अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर दिया। अभिनव फिर से उसके कमरे के बाहर खड़ा का खड़ा रह गया था। यह सब सुनकर उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि हैरानी हो रही थी। उसे सच में अपने परिवार के बारे में पता नहीं था। वो बचपन से अकेला था, अनाथ था। उसे लगता था कि उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर उसे लगता था कि इसकी बजाय उसे लोगों को प्यार देना चाहिए। उसके जिंदगी में जो आया उसने उसे प्यार दिया, पर कोई पलटकर उसे प्यार नहीं करना चाहता था। अभिनव को इस चीज का मलाल नहीं था। उसे पता था कि उसकी नीयत साफ है। वो जानता था कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जब अभिनव यही सोच रहा था कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। अभिनव ने फोन खोलकर देखा तो पाया ये मैसेज उसके क्लासमेट हरीश का था। वही हरीश जो उसके साथ डिलीवरी कंपनी में जॉब करता था। उस मैसेज में लिखा था, कल शाम को रीयूनियन है, दिए हुए पते पर टाइम से पहुंच जाना। अभिनव जब कॉलेज में पढ़ता था तो सब उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे। कोई उसके पास नहीं आना चाहता था। इस रीयूनियन में भी उसे इसी कारण से बुलाया जा रहा था, पर फिर भी वो जाता। अभिनव ये सोचकर फिर से नौकरों के कमरों की तरफ बढ़ने लगा। जब वो बिस्तर पर आकर लेटा ही था कि इतने में उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अकरम का फोन था। हेलो टाइगर, मेरी जेनी से बात हो गई थी। तुमने जो कहा है वो हो जाएगा। साथ ही तुम्हारा जो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, मैंने उसे हटवाने के लिए बात कर ली है। अभी थोड़ी देर में वीडियो सभी जगह से गायब हो जाएगा। थैंक यू अकरम। और हाँ, मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे तुम मैनेजर से नीचे वाली कोई पोस्ट देना। क्या? अकरम, असल में
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अनन्या किसी प्रॉब्लम में फंसी हुई है और तुम ही उसे निकाल सकते हो। मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि अनन्या और उसके परिवार को पता चले कि मैं कौन हूँ। तो मैं उन्हें कह दूंगा कि मैंने अपनी मैनेजर की पोजीशन अकरम को मनाने के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है और साथ ही उनसे कहा है कि वो चाहे तो कुछ वक्त तक मुझे कम सैलरी भी दे सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा और पहचान भी छुपी रहेगी। हाँ, अच्छा, और एक चीज, अभी कुछ दिनों में एक ऑक्शन होने वाला है। अलैना भी वहां आने वाली है। उससे मिलने का इससे बढ़िया मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई थी। बलराज और डीके ने अभिनव को अलैना के बारे में इतना बोल दिया था कि अब वो उससे जल्द से जल्द मिलना चाहता था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अपनी पहचान छुपाकर अभिनव अनन्या की मदद कर पाएगा? और क्या होगा जब अभिनव मिलेगा अलैना से? जानने के लिए सुनते रहिए द रिटर्न ऑफ टाइगर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।